नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआई और मैं हूं प्रवीण झा। आज बात करेंगे कि विश्व भर में जिस प्रकार से सीमा विवाद है या युद्ध का माहौल है, आप कह रहे होंगे कि विश्व भर में कैसे है। तो है, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे है। दरअसल 195 देश में एक से 135 से 150 ऐसे देश हैं जहां पर किसी न किसी प्रकार से युद्ध छिड़ा हुआ है। उसमें कोई डायरेक्ट है, कोई इनडायरेक्ट रूप से है, किसी के अंदर, देश के अंदर ही युद्ध जैसे हालात हैं। तो ये पूरा का पूरा विश्व जो है एक प्रकार से उलझा हुआ है युद्ध में, और इसी को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और खास करके चर्चा आज जो हम लोग करने वाले हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको लेकर, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आखिर क्यों युद्ध छिड़ा हुआ है, डूरंड लाइन को लेकर आखिर क्यों इतना जो है एक दोनों तरफ से जो है वो रस्साकसी चल रहा है कि नहीं हमारा क्षेत्र यहां तक होगा। कोई ग्रेटर अफगानिस्तान बनाने की बात कर रहा है तो कोई अफगानिस्तान को ही मिलाने की बात कर रहा है। यहां तक कि आप देखेंगे कि जो खास करके पाकिस्तान के कुछ जो राजनयिक हैं वो इस प्रकार का बयान दे देते हैं, खास करके भारत को लेकर के भी उनका बयान आ गया था कि अगर वो इजराइल और अमेरिका से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो वो बम जो है भारत पर गिरा देंगे। इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे वरिष्ठ सहयोगी और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी जी, वो जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है ये युद्ध क्यों नहीं शांत हो पा रहा है। तो संजीव जी, आप इसको लेकर एक तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर मूल वजह क्या है, जिस चीज को लेकर सभी लोग कह रहे हैं, क्या वो मूल वजह है या मूल वजह कुछ और है। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी। जी देखिए, कहा जाता है कि इतिहास जो है वो वर्तमान और भविष्य को गढ़ता है। इसी तरह किसी भी देश में या आप एक खास ज्योग्राफिकल एरिया में उसकी एक हिस्ट्री है, और वही हिस्ट्री प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को दिशा देती है। आप देखिए कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो हिस्ट्री है वो 1947 में शुरू हुई है। उससे पहले तो पाकिस्तान नाम की कोई चीज थी नहीं, कोई देश ही नहीं था। और अफगान के जो लोग थे, यानी जो पश्तो बोलने वाले लोग थे, दरी भाषा बोलने वाले लोग थे, जो पठान ट्राइब से, कई पठान एक कबीले से बिलोंग करते थे, वो खैबर पख्तूनख्वा यहां तक कि बलूचिस्तान तक उनका एक तरह से कहिए उन्हीं की धाक चलती थी। और जब अंग्रेज और अंग्रेजों ने का ही ये प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट पाकिस्तान, जब उन्होंने बनाया तो एक आर्टिफिशियल लाइन खींची पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और वो लाइन क्या थी? वो डूरंड लाइन थी। और ये जो डूरंड लाइन थी, इसने भले ही एक नए देश का निर्माण किया, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अफगान भाषा और अफगान के कल्चर यानी पठान के कल्चर को मानने वाले लोग सीमा के इधर भी थे और सीमा के उधर भी। यानी जो आज का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है वो पूरी तरह से पठान डोमिनेटेड स्टेट है, प्रोविंस है। और कहीं ना कहीं जो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है और वो जेल में सड़ रहा है, उसके पीछे उसका पठान होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अभी देखिए जितने भी प्रोविंस है, वहां 6 प्रोविंस है, उसमें केवल खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की सरकार है, यानी इमरान खान की सरकार है, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो वो भी पठान वर्सेस पंजाबी कॉन्फ्लिक्ट ही था जिसके वजह से इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए अफगान के लोग जो हैं, और अफगान की लगातार जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे वो दौर सोवियत इन्वेजन से पहले का हो या उसके बाद का हो या शाह का दौर हो, जितने भी दौर आए, और अब तो तालिबान का भी जो दौर आया, उन्होंने डूरंड लाइन को मानने से इनकार किया।
क्योंकि भाषा और संस्कृति दोनों तरफ ऐसे, जैसे इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि जो हमारे बंगाल और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का भी जो बंटवारा है वो कृत्रिम बंटवारा है, क्योंकि दोनों तरफ लगभग भाषा और संस्कृति एक जैसी है। और पाकिस्तान बाद में से टूट के जब बांग्लादेश अलग हुआ तो वो भी भाषा के आधार पर अलग हुआ, क्योंकि धर्म तो एक समान था। इसी तरह धर्म भले ही एक समान हो, अफगानिस्तानियों का या पठानों का या पाकिस्तान में अक्सरियत रखने वाले मुस्लिमों का, यानी इस्लाम हो, लेकिन कल्चर अलग है। पठान के कल्चर में धोखा नहीं है, पाकिस्तान के कल्चर में धोखा ही धोखा। और वो फरेब के बुनियाद पर बनी हुई एक स्टेट है, आर्टिफिशियल स्टेट है, और उसकी अलग चुनौतियां। तो पहला जो ये है कि चूंकि डूरंड लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता है अफगानिस्तान, और क्योंकि अफगानियों का यह कहना है कि 1893 में एक समझौते के तहत यह रेखा खींची गई थी पहले, जिसे अफगान के पश्तून समुदाय ने कभी स्वीकार नहीं। और दिक्कत यह है कि इनका शादी ब्याह भी, यानी पश्तूनों का, पठानों का शादी ब्याह भी, प्रवीण जी, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के हों चाहे बलूचियों के हों, वो सब शादी ब्याह अधिकतर करते हैं अफगानिस्तान में। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में पठानों के सबसे बड़े जो नेता हुए हैं बाचा खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, और पाकिस्तान के एकमात्र नेता जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनका लास्ट राइट्स, यानी उनको जो दफनाया गया है, सुपुर्दे खाक किया गया, वो जलालाबाद अफगानिस्तान में किया गया है। सोचिए, यानी पाकिस्तानी पठान कौम का सबसे बड़ा नेता का अंतिम संस्कार उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में ना करके अफगानिस्तान में करें। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान के जो पठान हैं, उनका जो सांस्कृतिक प्रेम है या भौगोलिक जुड़ाव, वो ज्यादातर अफगानिस्तान में, वो अफगानिस्तान से अपने को बहुत ज्यादा जोड़ते हैं, और ये पाकिस्तान स्टेट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, और खास करके पंजाबी आर्मी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट। इसलिए जब तालिबान की सरकार आई, उस पर हम लोग आएंगे, आगे हम लोग आएंगे, लेकिन अभी हालिया जो हमला हुआ है, खास करके 16 मार्च को जो हमला हुआ है अफगानिस्तान के ऊपर, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि उसके बाद क्या ये मामला और तूल पकड़ रहा है क्या? क्योंकि इससे पहले एक ये कहा जा रहा था कि अब एक प्रकार से युद्ध जो है वो शांति की ओर बढ़ेगा। हालांकि यूएन ने भी कहा है कि जो अब इन लोगों को, मतलब दोनों देशों को इसमें शांति बहाली की वो करनी चाहिए, लेकिन इस पर अभी तक कोई शांति नहीं। और ये जो खास करके 16 मार्च की जो घटना घटी है, उसके बाद आपको लग रहा है कि ये युद्ध शांत होगा, या ये भी उसी प्रकार से चलेगा जैसा उधर ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच चल रहा है? नहीं, ये युद्ध चलेगा, छिटपुट भी चलेगा। और अगर अफगानिस्तान के पास वायुसेना खड़ी हो गई, अगर भारत सरकार ने खुल के मदद किया, तो पाकिस्तानियों के वो दांत खट्टे वैसे भी करते रहे, एक लड़ाकू कौम है। और अगर वायुसेना विकसित हो गई अफगानिस्तान की, तो पाकिस्तान समझिए मल्टी फ्रंट वार में उलझ जाएगा। मल्टी फ्रंट वार, एक तो अफगानिस्तान बॉर्डर पे, एक भारत बॉर्डर पे, और एक आप सोचिए ईरान के साथ भी गाहे बगाहे उनका कुछ ना कुछ होता रहता है झगड़ा। कभी वो मिसाइल मार देते, कभी ये मारते। शिया वर्सेस सुन्नी का जो मामला है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बाद में। तो ये संघर्ष चलता रहेगा। इसके 2-3 अहम पहलू हैं जिसकी तरफ आप इशारा भी कर रहे थे। देखिए, जब अमेरिकियों ने अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लिया, तो ओपियम यानी जो अफीम की खेती थी, उसका डीप स्टेट, सीआईए और पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी ने मिलकर वहां पर उपजाया, और उसको पूरी दुनिया में बेच के बहुत ज्यादा पैसा कमाया, डॉलर कमाया, यूरो कमाया। और दूसरे देशों में, भारत में भी आप देखिए, ड्रग्स आईएसआई ने पहुंचाया। वो अफगानिस्तान में ही उसकी खेती होती थी अफीम की। जब 2020 में तालिबान की सरकार आई, तो चूंकि वो इस्लाम में नशा जो है प्रवीण जी बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, उसको हराम माना जाता है। इसलिए 2021 में तालिबान जब सत्ता में आई, तो उसके 1 साल बाद पूरे देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और जैसे ही अफीम की खेती पर अफगानिस्तान ने प्रतिबंध लगाया, आईएसआई का जो एक ब्लड लाइन था, मतलब डॉलर लाइन जो था, वो कट गया। और तभी से आईएसआई और पाकिस्तानी सेना तालिबान की दुश्मन हो और तालिबान से लड़ने झगड़ने लगी, क्योंकि वो अफीम से जो ट्रेड में जो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारियों को जो पैसा बन रहा था, वो पैसा रुक गया। क्योंकि सीआईए और जो डीप स्टेट था अमेरिका का,
उसने जितना मुनाफा कमाना था कमा लिया। पाकिस्तान को लग रहा था कि अब वो पूरा मुनाफा तालिबानियों के साथ मिलजुल के थोड़ा बांट उठ के कमा ले, लेकिन तालिबानियों ने यह कहा कि चूंकि हम प्योर इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं तो इस्लामिक स्टेट में ड्रग्स भी हराम। और आपने जो 16 मार्च की बात की, वो जो अटैक था वो भी रिहैबिलिटेशन सेंटर पर ही था, पुनर्वास सेंटर पर, जहां की 400 बेगुनाह अफगानी मारे गए। तो ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा कि ये तालिबान से इसलिए भी लड़ रहे हैं क्योंकि इनका इकोनॉमिक पाइपलाइन कट गया। और ड्रग्स क्या था, किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसके युवा पीढ़ी को नशे की लत में लगा। ऐसा प्रयोग ब्रिटेन ने चीन में ऑलरेडी करके दिखाया है। चीन को कहते अफीम का जो युद्ध होता था, अफीम का यही था कि अफीम की लत लगा के चाइना को बर्बाद कर दिया गया। हमारे पाकिस्तान, ये हमारे पंजाब में, हमारे पंजाब के युवाओं को ड्रग्स की खेप पहुंचा पहुंचाकर बर्बाद करने में पाकिस्तान के आईएसआई का बहुत बड़ा योगदान। जो हमारा जो पंजाब, जो कहते युवा धरती, ऊर्जा गुरुओं की धरती, पवित्र धरती, वहां उस ड्रग्स के जरिए उन्होंने पंजाब के युवा पीढ़ी को भी कमजोर किया। और जब नशा होता है तो उसका लत हो जाता है तो लोग जमीन बेच बेच के, खरीद खरीद के, या घरों में लड़ाई करके वो पैसा खींचते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, आपका एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर टूट जाता है, फैमिली स्ट्रक्चर टूट जाता है, युवा पीढ़ी दिशाहीन हो जाती है। और पंजाब जो है, समझिए वो आर्मर्ड है, भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है पंजाब के बहादुर योद्धा। उस योद्धा संजीव जी, एक इसी में एक जुड़ता हुआ सवाल है कि जो खास करके टीटीपी जो है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान सरकार का ये एक प्रकार से आरोप है कि जो खास करके तालिबान, जो अफगान तालिबान है, वो उनको मदद कर रहा है और वो हमला उनके ऊपर हो रहा है, जो पाकिस्तान के ऊपर हमला हो रहा है ये उन्हीं की मदद से हो रहा है। क्या सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, या ये जो डूरंड लाइन में खास करके जो आपने कहा कि पश्तून को लेकर जो एक प्रकार से चल रहा है, हालांकि मैं देख रहा था एक जगह कि पश्तून की ज्यादा आबादी जो है अभी भी पाकिस्तान में है, 1.5 करोड़ के आसपास ही अफगानिस्तान में है और लगभग 2.5 से 3 करोड़ के आसपास जो है वो पाकिस्तान में है। इसके बावजूद भी सारे पश्तून अफगानिस्तान की तरफ मतलब जाना चाहते हैं, यानी कि उस लाइन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डूरंड लाइन को वो नहीं मानते हैं। तो वो वजह है या ये वजह है? नहीं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि कल्चरली सांस्कृतिक रूप से वो अफगानिस्तान के ज्यादा नजदीक पाते हैं अपने को, जो पाकिस्तान में रहने वाले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पश्तून है। दूसरी बात आप ये देखिए, पाकिस्तान जब से बना तब से युद्ध में ही उलझा रहा है, कभी भारत से युद्ध, कभी इंटरनल युद्ध, कभी बंगालियों का नरसंहार। अब लोग उब चुके हैं, वो हाइब्रिड रिजीम, वो सेना की मोनोपोली, डेमोक्रेसी का नहीं होना। जैसे अभी देखिए टीटीपी पर पहले थोड़ा सा बात देखिए, टीटीपी से जब इमरान खान था प्राइम मिनिस्टर तो उसने समझौता करके टीटीपी को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। लेकिन टीटीपी हो या तालिबान हो, जो क्वेटा स्कूल ऑफ थॉट था उनका, जो हक्कानी गिरोह था, हक्कानी नेटवर्क जिसको कहते हैं, वो सब तो यही ट्रेनिंग देते थे कि सरिया लागू करना है, सरिया लॉ लागू करना है। और तालिबान का वो हिस्सा जो अफगानिस्तान में शासन कर रहा है, उनका कहना हमने तो अफगानिस्तान में सरिया लागू कर दिया और तुमने जो हमें ट्रेनिंग दी थी हक्कानी नेटवर्क में और तमाम मदरसों में, लाखों मदरसों में ट्रेनिंग दी गई, तो पाकिस्तान में सरिया कानून क्यों नहीं लागू किया गया? पाकिस्तान की औरतों को पूरी तरह से पर्दे में क्यों नहीं रखा जाता? पाकिस्तान के रिच लोग अमेरिका और ब्रिटेन की गुलामी क्यों करते हैं, चाइना की गुलामी क्यों करते हैं, और पाकिस्तान में सरिया लॉ क्यों नहीं नाफिज किया जा रहा है? इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी हिलेरी क्लिंटन ने जो कहा था कि अगर अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो ये मत सोचना कि ये केवल पड़ोसी को डसेगा, ये तुम्हें भी डसेगा। तो ये उनका ही बाय प्रोडक्ट है जो उनको ही डस रहा है, और जब डस रहा है तो वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं। अरे भाई, तुमने ही उसको पैदा किया, अब तुम्हें डस रहा है तो तुम अपनी फिक्र करो, कम से कम अब तो सुधरो। अगर सांप पालोगे तो सांप डसेगा, शेर पालोगे तो एक दिन शेर खाएगा तुम्हें, शेर की सवारी करोगे तो शेर खाएगा। अच्छा, एक बात और जो है, जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जी, वो तो भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस प्रकार से वो पहले तो उसको सपोर्ट किया, लेकिन जब नहीं कुछ कर पाया, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो अब वो उसके लिए भी हानिकारक होता जा रहा है। नहीं देखिए, भारत को 1000 कट्स देने की पॉलिसी चली थी, चाहे बेनजीर भुट्टो हो, चाहे उसका बाप हो,
या जियाउल हक हो, ये सब इसी काम में लगे रहे, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। सत्यमेव जयते, हमारे देश की सेना को इसका क्रेडिट जाता है, हमारे देश की खुफिया एजेंसी। और जो ऑपरेशन सिंदूर में देखने लायक बात हुई, देखिए कितने जो मिसाइल उन्होंने मारे हमारे देश की तरफ, और कितने ड्रोन फेंके हमारे तरफ, लेकिन देखिए कोई नुकसान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नहीं होने दिया। तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है, ये निश्चित रूप से डीआरडीओ को क्रेडिट जाता है, और भारत सरकार को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस तरह से युद्ध की तैयारी की थी। और देखिए अभी जब ईरान जब मिसाइल मार रहा है, तो गल्फ नेशंस जो इतने रिच हैं, वो भी अपने को बचा नहीं पा रहे हैं। इजराइल भी अपने को बचा नहीं पा रहा है, जो कि आयरन डोम और डेविड स्लिंग नाम के दो उसके पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन भारत ने अपने 4-5 लेयर का एक सिस्टम बनाया, जिसमें ट्रायम्फ है, S-400 भी है, उसमें आकाश का भी सिस्टम है, और भी बहुत सारे सिस्टम को इंटीग्रेट करके बनाया। लो कॉस्ट वार कैसे किया जाता है, ये भारत ने दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में। तो ये देखिए कि भारत की को भी उसका क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान के लाख चाहने के बावजूद, और इसमें इंदिरा गांधी का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि इंदिरा जी ने जिस तरह से अदम्य साहस दिखाते हुए 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा, उससे पाकिस्तान जो रिसोर्सेज बांग्लादेश का चूस चूस कर भारत में आतंकवाद फैलाता था, वो रिसोर्सेज ही कटे, तो उससे जो है पाकिस्तान कमजोर हुआ। अब देखिए एक और चीज जो जिसकी चर्चा होती है, देखिए मैंने बाचा खान का जिक्र किया कि आजादी के बाद 1947 के बाद बेचारे वो जेल में रहे 15 साल, और 1964 में उनको शायद भेजा गया ब्रिटेन की आप इलाज कराइए, इतनी बुरी हालत हो गई थी उनकी। और भारत सरकार ने बाद में, वो आए थे आजादी के बाद, इंदिरा जी ने उनको रिसीव किया था, और उनको भारत रत्न सम्मानित किया गया 1987 में, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पाकिस्तान के एकमात्र नागरिक है जिनको भारत रत्न मिला है, वो बाचा खान है। तो और जब इनका देहांत हुआ, मैंने बोला कि लास्ट राइट्स यानी जो उनको सुपुर्द खाक किया गया, वो जलालाबाद में किया गया। अब देखिए अभी अभी जो पठानों के सबसे बड़े लीडर है, युवा लीडर, जिसका नाम है मंजूर अहमद पश्तीन, ये पीटीएम चलाते हैं, पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट, और ये वजीरिस्तान और इस इलाके में बहुत लोकप्रिय, इनको जेल में ही रखा जाता है। ये पश्तीन टोपी पहनते हुए पश्तो वाला, और इनका यह कहना है कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है, कश्मीर हमारा समस्या नहीं है, उनका यह कहना है। और वो कहते हैं कि भाई पहले हमारे यहाँ जो लापता लोग हैं, पठान जो हैं, बलूच हैं, उसके बारे में पाकिस्तानी आर्मी बताए। और इनका एक नारा है जो हर मंच से बोलते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी, यानी वो पाकिस्तानी आर्मी को चैलेंज करते हैं, और पाकिस्तानी आर्मी को पूरे एरिया को डिस्टेबलाइज करने का आरोप लगाते हैं। और जो वो कहते हैं कि इस एरिया में डेवलपमेंट जो नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने सारा रिसोर्सेज अपने ऊपर खर्च कर लिया, इसलिए ना पठान वाले क्षेत्र का, यानी ना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का डेवलपमेंट हुआ, ना बलूचियों का डेवलपमेंट हुआ, ना गिलगिट बाल्टिस्तान का, ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कोई डेवलपमेंट हुआ, केवल पंजाब का डेवलपमेंट हुआ, ये आरोप लगाते हैं। तो ये देखिए, और ये बात कहीं किसी हद तक सही भी है। तो मैं ये कह रहा था कि जो पश्तूनों का भी बगावत है पाकिस्तान में, वो बाचा खान के समय से है। बाचा खान से भी वो डरते थे, उनको 15 साल जेल में रखा, और अभी मंजूर पश्तीन को भी जेल में रखा। ये जो खास करके पश्तून है, क्या ये अपने आप को जिस प्रकार से खास करके वहां पर मुसलमान, सभी लोग अपने आप को मुसलमान के उससे देखते हैं, मुसलमान मतलब उस कौम में देखते हैं, पश्तून अपने आप को उस कौम में नहीं देखता है, तो क्या ये भी वजह है क्या? नहीं, देखिए जो आईएसआई की जो इस्लाम मानता है कि वो 6000 साल पुराना है, 6000 साल से बिल्कुल जी मैं वही कह रहा हूं। जो आईएसआई और पाकिस्तान स्टडीज का जो चैप्टर है कि पाकिस्तान जो है, कासिम जब आया तो पाकिस्तान तभी बन गया था, या इस्लाम की एक रेडिकल आइडियोलॉजी को, जो वहाबी सलफी आइडियोलॉजी है, उसको आईएसआई फॉलो करती है। आप देखिए पाकिस्तानी आर्मी का जो स्लोगन है, जिहाद फी सबील अल्लाह, यानी अल्लाह के लिए जिहाद करना और काफिरों को खत्म करना, ये उनकी थ्योरी है। लेकिन पठान ऐसा नहीं मानते। पठान अपने आप को सन ऑफ द सॉइल मानते हैं, और वो कहते हैं कि इस्लाम हमारा रिलीजन है, बट पठान जो कल्चर है वो हजारों साल पुराना, और वो उनका ये मानना है किसी को मारना, पीटना, काटना धर्म के नाम पर ये सही नहीं है। और अभी भी आप पेशावर में आप देखिए कि बहुत सारे अभी भी हिंदू लोग मिल जाएंगे आपको, और जो माता हिंगलाज है वो बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान के मुसलमान उनको नानी कह के पूजा करते हैं, मां हिंगलाज की। तो
बलूच और पठान आईएसआई के इस्लामिक जो डिफिनेशन है उसमें नहीं आते, उसको वो मानते नहीं। एक चीज और प्रवीण जी, अफगानिस्तान से लड़ाई का एक कारण ये भी है कि इनका तालिबान के साथ की जो वखान कॉरिडोर है, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। वखान कॉरिडोर एक कॉरिडोर है जो अफगानिस्तान के बदख्शा प्रांत में है, और यह ताजिकिस्तान से भी इसकी सीमा लगती है, पीओके से भी इसकी सीमा लगती है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और चाइना का सिनजियांग प्रांत से भी सीमा लगती है। कॉरिडोर है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको जी, ये अगर ये कॉरिडोर तालिबान कह रहा है कि इसको हम सक्रिय कर देंगे, तो फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो $63 बिलियन का प्रोजेक्ट है वो अपनी मौत मर जाएगा, क्योंकि फिर चाइना को पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं, वो अफगानिस्तान के थ्रू अपना सारा काम कर लेगा। और भारत अगर वखान कॉरिडोर के जरिए पीओके से थोड़ा सा रास्ता निकाल लेता है, थोड़ा सा भाग कब्जा कर लेता है, पाकिस्तान से छीन लेता है, तो भारत भी डायरेक्ट अफगानिस्तान से जुड़ के वेस्ट एशिया तक चला जाएगा, मिडिल ईस्ट तक चला जाएगा, पूरे जो सीआईएस कंट्रीज है चाहे, और रसिया तक चला जाएगा। यानी एनर्जी तक जो है, तेल और गैस तक डायरेक्ट भारत की पहुंच हो जाएगी, पाकिस्तान उससे हट जाएगा, बाईपास हो जाएगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान को यही डर है कि उसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो वखान कॉरिडोर अगर चालू हो जाए तो वो खत्म हो जाएगा, यानी उसकी पहुंच पश्चिम एशिया में खत्म हो जाएगी, रसिया तक उसकी पहुंच खत्म हो जाएगी, चाइना डायरेक्ट उससे नहीं व्यापार कर पाएगा, तो सीपीईसी कॉरिडोर ही मर जाएगा। तो उसका अस्तित्व क्यों रहा तब? वो तो बना ही था पाकिस्तान, सोवियत रूस को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था। ये ब्रिटेन का जो प्रोजेक्ट था पाकिस्तान, वो कोई रिलीजन के नाम पर नहीं था। रिलीजन के नाम पर होता तो आप बताइए, भारत के जो मुस्लिम हैं वो अभी भी पाकिस्तान के मुस्लिम से ज्यादा शिक्षित है, ज्यादा संपत्तिशाली है, ज्यादा धनवान है। वो तो बना ही था वहां के नवाबों के लिए, जो मुस्लिम नवाब थे, मुस्लिम गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं था वहां। और आज भी आप देखिए, जो गरीब मुस्लिम है पाकिस्तान में, उनको कोई न्याय नहीं मिला, कुछ न्याय नहीं मिला, बस इस्लाम के नाम पर उनको बरगला के रखा हुआ। एक तो ये बात देखिए, दूसरी और बात जो है वखान के बाद, मैं कह रहा हूं वखान कॉरिडोर के बाद, एक सबसे बड़ा पहलू है कि भारत ने जब पहलगाम का नृशंस हमला हुआ, तो भारत ने सिंधु जल समझौते को लगभग रोक दिया, निरस्त कर दिया एक तरह से। अब भारत क्या कर रहा है प्रवीण जी, जो अफगानिस्तान से बहने वाली नदियां हैं जो पाकिस्तान की तरफ आती हैं, उन सब नदियों पर जो है भारत डैम बना रहा है, और इसके समझौते हो गए। और इससे वो, चाहे वो आप देखिए सलमा डैम जो है, सहतूत बांध है, कुनार नदी पर जो बांध है, इन सब के लिए एग्रीमेंट हुआ है। और अगर यह डैम बन जाता है प्रवीण जी, तो इधर से तो दिक्कत होगी ही, और ऊपर अफगानिस्तान काबुल से जो भी नदियां आती है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में, उस नदियों पे प्रवाह का नियंत्रण तालिबान के हाथ में चला जाएगा। तो पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी जो है वो दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएगी, चाहे वो भारत हो चाहे अफगानिस्तान। इसलिए भी बौखलाया हुआ है। और एक और जो बड़ी चीज है प्रवीण जी, इतना बौखलाया हुआ है पाकिस्तान पठानों से, इन्होंने 17 लाख अफगानी शरणार्थी जो आए थे उनको धक्के मार के बाहर कर दिया। रमजान के महीने में एक इस्लामिक अमीरात पर एक इस्लामिक रिपब्लिक ने हमला किया। सोचिए नफरत किस तरह की है, जब ये गाजा पर बोलते हैं पाकिस्तान सेना की गाजा। थोड़ा सा आपको रोकेंगे, ये एक मैप हम दिखा रहे हैं कि ये जो है, ये आप देखिए कि पश्तूकिस्तान जो है, खास करके ये वाला मैप अगर आप देख रहे होंगे जो हमारे स्क्रीन पे लगा हुआ है, तो अभी ये आप जो हल्का गाढ़ा पीला और उसमें देख रहे होंगे, ये पूरा पाकिस्तान है और लाल वाला अफगानिस्तान है। लेकिन अगर ये वाला भाग भी अगर अफगानिस्तान में चला जाता है, तब तो बिल्कुल ही पाकिस्तान का मैप बिल्कुल ही चिपटा सा हो जाएगा, जिसको पाकिस्तान खास करके वो लंबाई में ही रह जाएगा सिर्फ। तो क्या ये पाकिस्तान जो ये सोच रहा है कि वो अफगानिस्तान के कुछ हिस्से को मिलाकर के अपनी चौड़ाई को बढ़ाए, वो और भी सिमटता हुआ दिख रहा है क्या? और अगर अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान वहां पर अभी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, तो उससे लग रहा है आपको कि ये पाकिस्तान और भी कमजोर होगा, और हो ना हो एक समय ये भी एक अलग हो जाए या फिर अफगानिस्तान में मिल जाए? देखिए, ये तो अफगानिस्तान तो ये क्लेम करता है, हालांकि पाकिस्तान की सेना 1947 से यही कोशिश कर रही, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ की थ्योरी, जो पाकिस्तानी सेना की एक थ्योरी। उनका यह कहना था, पाकिस्तानी सेना के जो शुरुआत के जनरल्स थे और उसमें ब्रिटिश जनरल्स भी शामिल थे, कि पाकिस्तान की चूंकि चौड़ाई मात्र 1000 किलोमीटर है, चौड़ाई 1000 किलोमीटर है, मात्र चौड़ाई के सेंस में देखिए, और तो अगर भारत कोई घातक हमला करता है
तो पाकिस्तान की सेना जो अपने एसेट्स है, मिलिट्री एसेट्स हो, उसको वो बचा नहीं पाएगी। और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, जितने भी उनके एयरबेस थे, जहां भी एयरबेस थे, सारे एयरबेस पर अटैक हिट किया। तो वो जो अपने F-16 फाइटर थे, चूंकि वो उड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि S-400 एक्टिव था और वो 400 किलोमीटर अंदर तक वार कर सकता था, तो उनको रेंज आप देखिए कि अगर S-400 400 किलोमीटर तक हमला करता है और आपका ये अग्नि या निर्भय ये सब बहुत लॉन्ग रेंज पर हमला करते, तो उनके पास बचने का कोई स्कोप नहीं रह जाता। इसलिए वो अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट मानते थे, सोचते थे कि इसको एक और प्रांत के रूप में बना लें, एक टट्टू देश बना ले, नहीं होते टट्टू देश बना लेना कि अपने उसमें सैटेलाइट स्टेट बना ले, ताकि अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को, यानी F-16 को, बड़े मिसाइल को, न्यूक्लियर बॉम्ब को, उसको छुपा के अफगानिस्तान में। तो ये तालिबान ने नहीं होने दिया। तालिबान ने बोला कि हमारा जो देश है उसकी स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद जो लाहौरी चूरन है, यानी जो केवल नाम के इस्लाम का जो चूरन है, उसको अफगानी लोग मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए तैयार नहीं है। अफगानिस्तान और भारत के रिलेशन भी मतलब अच्छे हो गए हैं, तो इसके बाद तो और भी जो ये पाकिस्तान जो थोड़ा बहुत जो और कूद फांद कर रहा था, वो भी अब धीरे धीरे शांत हो जाएगा। देखिए, जो करजई, इससे ये अफगानिस्तान के साथ भारत के हमेशा आधुनिक उसमें हमेशा अच्छे रिश्ते रहे। इससे पहले करजई की जो सरकार थी, या जब अमेरिका का भी प्रभाव था, तो भी अफगानिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते थे और पाकिस्तान तरह तरह के आरोप लगाता था। अब तो तालिबान भी आ गए, तालिबान के भी भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। क्यों अच्छे रिश्ते हैं? कि भारत ने हमेशा, ये पता है, ये अमेरिका का CIA का रिसर्च है प्रवीण, उनका यह कहना है कि $500 बिलियन लगा के भी अफगानिस्तान में हम लोगों का दिल नहीं जीत पाए, लेकिन भारत ने $10-12 बिलियन खर्च करके दिल जीत लिया। कैसे? भारत ने काबुल में इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया, जिसमें अफगान के मासूम बच्चों का इलाज। भारत ने न जाने कितने हॉस्पिटल बनाए। उसके बाद भारत ने पार्लियामेंट बनाया, उनका जितने इंस्टीट्यूशन है वो बनाए, और सड़कें बनाई, ब्रिज बनाए, और स्कूल्स बनाए, कॉलेज बनाए, एजुकेशन सेंटर्स बनाए। इससे वो भारत जो है अफगान के लोगों के दिल में उतरे, और अफगानी लोगों को जब भी संकट होती है, अभी भूकंप आया, कुछ है, भारत ने तुरंत दवाई भेजी और अनाज भेजा, 50,000 टन जरूरत पड़ने पर गेहूं भेजा, जब अफगान के लोगों के भूखे मरने का संकट था। लेकिन इस्लाम की दुहाई देने वाला पाकिस्तान ने वो रास्ते बंद कर दिए कि वो गेहूं समय से ना पहुंच पाए। ऐसी स्थिति है। तो ये बात है कि अफगानिस्तान, मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में भी कभी पाकिस्तान के साथ जा पाएगा। उसके संजीव जी एक आखिरी सवाल लेंगे, और ये सवाल जुड़ा रहेगा ट्रंप से, क्योंकि अमेरिका का मतलब अभी ट्रंप है, इसलिए ट्रंप से, कि अमेरिका का देखिए कि पूरे विश्व में कहीं भी जो लड़ाई हो रही है, उसमें मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 25 से 30% जो देश है वहां पर किसी न किसी प्रकार से अमेरिका है उसमें एंटर किया हुआ। तो अमेरिका जहां पर उसको लगता है कि अब यहां पर जो है दाल गलने वाली नहीं है, अफगानिस्तान में भी वही हुआ कि आप देखिए कि 2021 में दूम दबाकर वापस चले गए। जहां जहां उनको लगता है कि अब यहां दाल गलने वाली नहीं है, वहां से वो बाहर चले जाते हैं। आखिर ये सब जगह जाकर के अपना टांग क्यों अड़ा देते हैं? नहीं, देखिए, शुरू से बताऊं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था, तब अमेरिका दुनिया की 17वीं शक्ति थी, आप सोचिए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्टिव भूमिका निभाने की वजह से, और चूंकि वहां मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ, तो एक मिलिट्री सुपर पावर बन गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब मार्शल प्लान लागू किया उन्होंने यूरोप में, तो डॉलर उनका इंटरनेशनल करेंसी हो गया। ब्रिटेन ने भी घुटने टेक दिया अमेरिका के सामने, क्योंकि युद्ध से ब्रिटेन 2 विश्व युद्ध लड़ने के बाद ब्रिटेन जर्जर हो चुका था। वो अपने कॉलोनी यानी अपने उपनिवेशों को भी संभालने की स्थिति में नहीं था। तो अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड बन के उभरा। और ये लड़ाई जो है प्रवीण जी, ये 2 चीजों के लिए होती है। एक तो डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी बना के रखने के लिए, और दूसरी बात है कि यूएस हिजोमनी और डीप स्टेट और CIA का प्रभुत्व कायम करने के लिए ये चीज होती है। और ये आप देखिए, जो भी ऐसा शासक, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, चाहे खमनई हो, या गद्दाफी हो, या बशर अल असद हो, इन सब ने डॉलर को चुनौती दी। बिल्कुल। और डॉलर क्या है, देखिए, दुनिया के दूसरे देशों को डॉलर कमाना पड़ता है और अमेरिका को डॉलर छापना पड़ता है। इसलिए देखिए, भारत पर इतना सैंक्शन लगाया, ब्राजील पर इतना सैंक्शन लगाया, वो इसलिए कि डी-डॉलराइजेशन ना हो पाए। उनका मुख्य शक्ति डॉलर है, और उसको लागू करने के लिए उनके पास एक आधुनिक सेना है
और यह भी करिए कि वो लड़ने के लिए तैयार बैठे। तो जो अमेरिका, पहली बात, अमेरिका का जन्म ही एक स्टोलन लैंड पर हुआ है, जो मूल रेड इंडियन से छीन कर उन्होंने हासिल किया। तो छीन कर सत्ता हासिल करना, भूमि हासिल करना, ये अमेरिकनों की पुरानी आदत है। हालांकि ह्यूमन राइट्स का प्रवचन वो देते हैं पूरी दुनिया को। इसी तरह आप देखिए डॉलर को क्यों बना रहे हैं। देखिए आप वेनेजुएला पे हमला हो कि सबसे बड़ा तेल का भंडार है, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार ईरान के पास है, और अगर वो तेल पर कंट्रोल कर लेते हैं किसी न किसी तरह, तो वो कहेंगे कि डॉलर से ही खरीद बिक्री होगी तेल की, तो डॉलर इंटरनेशनल करेंसी के रूप में बनी रहेगी। और आप अगर एनर्जी जो है, जैसे मानव शरीर को चलाने के लिए ब्लड लाइन चाहिए, ब्लड चाहिए, उसी तरह दुनिया में डेवलपमेंट को कायम रखने के लिए दुनिया के देशों के लिए वो जो ब्लड है वो पेट्रोलियम है, वो तेल है। और इसलिए उस ब्लड लाइन को ही कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि जहां वो जाने देना चाहे ब्लड वहां जाए, जहां ना देना चाहे वहां ना जाए। जैसे देखिए क्या $100 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना का वेनेजुएला में था, और $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ईरान में था। $600 बिलियन उड़ गया एक तरह से, आप कहिए। तो ये कंट्रोल कर रहे हैं। एक बात और, वो अपने हथियार की जो उच्च क्वालिटी है उसका भी परीक्षण करते हैं युद्ध भूमि में। जैसे देखिए वेनेजुएला कितनी पीठ थपथपा ले, उसका एयर डिफेंस सिस्टम कहां था, यानी, और वहां एयर डिफेंस सिस्टम किसका लगा था, चाइना का लगा था। ईरान में HQ-9 तेहरान में तैनात था, पाकिस्तान में भी HQ-9 तैनात था, जिसको वो अपना सर्वोच्च एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। तब भी खोमनेई को जिस तरह से मारा गया, वो आप सोचिए, वो दिखाता है कि वो टेक्निकली बहुत सुपीरियर है। हालांकि अभी ईरान के पास देखिए सबसे बड़ी ताकत है कि उसके पास हजारों मिसाइल हैं, हजारों ड्रोन है, और 1000 मिसाइल को रोकने के लिए आपके पास 10,000 इंटरसेप्टर होना चाहिए। क्या उतने इंटरसेप्टर थे इजराइल के पास? ये भी है। और क्या मोसाद ने मिसकैलकुलेट किया ईरान की क्षमताओं को? लेकिन युद्ध जो है अमेरिका हमेशा लड़ता रहा है, क्योंकि उनको पता है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उनका, चाहे उसमें लॉकहीड मार्टिन हो या जितने भी उनकी कंपनियां हैं, नॉर्थमैन ग्रुप हो और जितने भी कंपनियां हैं, बोइंग हो, वो सब कंपनियां युद्ध पर ही फलती, यानी युद्ध से वो अपनी इकोनॉमी को चलाता है, डिमांड क्रिएट करता है मार्केट। और ये जितने हथियारों के बड़े बड़े निर्माता हैं, उनको पैसा कब मिलेगा? जब युद्ध होगा। तो युद्ध उनकी अपनी कंपनियों को मालामाल करने का तरीका। और आप जानते हैं पार्लियामेंट्री जहां भी इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में फंड एक बड़ी भूमिका होती है, और ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में जितनी भी कंपनियां शामिल हैं, वो फंड जो है देती हैं नेताओं को इलेक्शन लड़ने के लिए। और इसके बदले जब युद्ध नहीं होगा तो उनके हथियार कहां बिकेंगे? यूक्रेन में भी युद्ध इतने समय तक चलता रहा, कहा जाता है कि कई बिलियन डॉलर का प्रॉफिट जो है वहां के नेताओं को हुआ, अमेरिका के। तो ये सच्चाई है। चलिए तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को वहां से शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए। कमेंट करते रहिए और कमेंट कर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए QIB के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।